अच्छा, जब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एग्जामिनेशन जब हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहले हमने अपना जो है इंट्रोडक्शन करवाना होता है पेशेंट को, ठीक है। और परमिशन लेनी होती है एग्जामिनेशन की। फॉर एग्जांपल हमने पूछना होता है कि मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं आपको मुआयना करूँगा, ठीक है। हमारे सिस्टम में ऐसा होता है कि हमने पेशेंट से कंसेंट भी लेना होता है कि क्या मैं आपका मुआयना कर सकता हूँ। तो रिस्पॉन्स जो है नो भी आ सकता है, जैसा कि पेशेंट जो है इरिटेटेड होते हैं क्योंकि बहुत सारे एक साथ लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उन पे एग्जामिनेशन करें, स्पेशली बिफोर द वाइवा एग्ज़ाम, तो वो इरिटेटेड होता है। नो भी आपको आंसर मिल सकता है। तो उसके बाद पोजीशन ऑफ द पेशेंट। जब भी हमने रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करनी है तो पेशेंट को हमने सेमी रिकम्बेंट पोजीशन पे जो है लिटाना होता है। सेमी रिकम्बेंट यानी 30 to 45 डिग्री पे इस तरह से हम उसको लिटाएंगे विथ आर्म्स सफिशेंटली एबडक्टेड होंगी ताकि हमें एक्सिलरी रीजन पे भी एक्सेस हो, सफिशेंट एक्सेस हो। तो ये पोजीशन हो गई सेमी रिकम्बेंट। देन एक्सपोजर आता है। एक्सपोजर देखिए, मेल पेशेंट को हमने जो है फुली फ्रॉम चेस्ट एंड एब्डोमेन अप टू द एम्बिलाइकस एक्सपोज करना होता है, ठीक है। चेस्ट पूरी एक्सपोज होगी और एब्डोमेन जो है अप टू एम्बिलाइकस एक्सपोज। और फीमेल पेशेंट जो है उनको मेल डॉक्टर एक्सपोज नहीं करेंगे। एक्सपोजर के बाद आती है इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग वाइवा कॉमन कमांड जो हमें मिलता है स्टूडेंट्स को वो होता है एग्जामिन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी होती है फ्रॉम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और फिर फाइनली अस्कल्टेशन परफॉर्म करनी होती है और कंप्लीट करनी होती है एग्जामिनेशन फ्रॉम फ्रंट एंड चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट फॉर कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ बैक। दैट इज़ कि उसकी बैक की भी फिर हमने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन करनी होती है, जिस तरह इस फिगर में भी दिखाया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम याद रखें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो ऑलवेज़ हमने एंड परफॉर्म करनी है, ठीक है। लाजमी हमने जनरल फिजिकल भी एंड पे करनी होती है जो इससे रिलेटेड है। हम जो है क्वेश्चंस भी जो है आपसे यानी जो है क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू क्लबिंग, साइनोसिस, लिम्फेडिनोपैथी। तो इस तरह की जो सिम्टम है उनकी रिलेटेड फाइंडिंग जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे ये हेल्पफुल होती है इन द डायग्नोसिस। और यही रूल जो है बाकी सिस्टम पर भी अप्लाई होता है कि आपने जो भी सिस्टम है उसकी एग्जामिनेशन करनी है तो आखिर में आपने उससे रिलेटेड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी करनी है, ठीक है, जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट। चेस्ट को सबसे पहले जब भी आपने एग्जामिन करना है फ्रंट से करेंगे और साइड ऑफ द चेस्ट विद द पेशेंट लाइंग इन द सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। इस तरह से सेमी रिकम्बेंट होगा, फ्रंट और साइड से आपने इंस्पेक्ट करना है और उसकी आर्म्स जो है वो सफिशेंटली एबडक्टेड होनी चाहिए ताकि आपको एक्सिलरी रीजन पे भी सफिशेंट एक्सेस हो। उसके बाद आपने पेशेंट के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट है उसको भी इंस्पेक्ट करना है। पेशेंट को आपने अपराइट बिठाना है और उसकी आर्म्स अक्रॉस द फोल्डर इस तरह से क्रॉस्ड होने चाहिए ताकि आप बैक को एग्जामिन करें, इंस्पेक्ट करें कंप्लीट, ठीक है। इंस्पेक्ट और पूरी एग्जामिनेशन करें। कंप्लीट करेंगे हम एग्जामिनेशन एंटीरियरली विथ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। फिर पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी होती है और पोस्टीरियर ऑफ द चेस्ट को भी सिमिलर पैटर्न में ही एग्जामिन करना होता है जैसे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन को डिटेल में देखेंगे कि इंस्पेक्शन जो है आप याद रखिएगा आपने फुट एंड ऑफ द बेड से परफॉर्म करनी होती है। पेशेंट के फुट एंड पे आप जाएंगे, वहाँ से आपने इंस्पेक्शन करनी है चेस्ट की 3 हेडिंग्स में। जब आपको ये हेडिंग्स याद होंगी तो आपको एग्जाम में आसानी होगी। ए अपीयरेंस, बी ब्रीदिंग, सी चेस्ट मूवमेंट। चेस्ट की आपने सबसे पहले अपीयरेंस देखनी है, ठीक है। उसमें शेप और सिमेट्री आ जाती है चेस्ट की और चेस्ट वॉल की लेजन्स आ जाती हैं। शेप एंड सिमेट्री ऑफ चेस्ट देखिए, नॉर्मल जो चेस्ट होती है वो आपको पता है कि उसका जो एंटीरो पोस्टीरियर इस तरह से जो चेस्ट का डायामीटर है ये स्मॉल होता है बनस्पत इस लेटरल डायामीटर के, ठीक है। लेटरली जो है चेस्ट देखिए बड़ी होती है बनस्पत इस तरह एंटीरो पोस्टीरियरली नॉर्मली। तो डिजीज़्ड स्टेट में आपको बहुत सी टाइप की शेप्स एंड सिमेट्री मिल सकती है, जैसे नंबर 1 बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट में क्या होता है कि जब एंटीरो पोस्टीरियर वाला डायामीटर ज़्यादा हो जाए बनस्पत इस लेटरल डायामीटर के, एंटीरो पोस्टीरियर ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कहेंगे बैरल चेस्ट, ठीक है, बैरल की तरह। तो ये एंटीरो पोस्टीरियर इंक्रीज डायमीटर इंडिकेट ये कर रहा है कि अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है, जो कि हमें सीवियर एस्थमा और एम्फाइसीमा वाले पेशेंट्स में मिलता है, ठीक है। एम्फाइसीमा एंड सीवियर एस्थमा ये पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम वाइवा
तो आपने याद रखनी, एग्जाम्पल्स भी याद रखनी है। और बैरल चेस्ट क्या है याद रखना है। इसी तरह अगला है पिजन चेस्ट, जिसको हम पेक्टस कैरिनेटम कहते हैं। ठीक है, पिजन चेस्ट क्या होता है, इसमें लोकलाइज्ड प्रोमिनेंस होती है आउटवर्ड बोइंग ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, बाहर की तरफ इस तरह बोइंग ऑफ द स्टर्नम। तो पेक्टस कैरिनेटम डेवलप करता है रिकेट्स में, ये जो स्टर्नम बाहर निकल आई है रिकेट्स में, और क्रोनिक जो चाइल्डहुड की रेस्पिरेटरी इलनेस होती हैं उनमें, जिनमें रिपीटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है डायाफ्राम की, जबकि थोरेक्स स्टिल प्लाएबल है, लेकिन डायाफ्राम ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करके और इस तरह से स्टर्नम जो है बाहर आती है, उसको हम पिजन चेस्ट कहेंगे। इस फिगर में देखें तो ये यहाँ से देखें चेस्ट स्टर्नम जो है बाहर आ गई रिकेट्स में, और इस तरह के क्रोनिक चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी डिजीज़ में होता है डेवलप पेक्टस कैरिनेटम। अगली है पेक्टस एक्सकेवेटम, जिसमें जो है अंदर जो है चली जाती है, इनवर्ड ड्राइंग हो जाती है। इसको हम फनल चेस्ट भी कहेंगे। इसमें ये एक्चुअली डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, जो कि लोकलाइज डिप्रेशन हो जाती है लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम की, और सीवियर केसेस में इस पेशेंट की जो लंग कैपेसिटी है वो भी जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ठीक है, फनल चेस्ट कह सकते हैं या पेक्टस एक्सकेवेटम। देन हैरिसन सल्कस है। हैरिसन सल्कस एक लीनियर डिप्रेशन होता है जो कि लोअर रिब्स में मिलेगा हमें, जस्ट अबव द कोस्टल मार्जिन एट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, स्पेशली जो 6th इंटरकोस्टल स्पेस होती है ना, वहाँ पे एक ग्रूव बन जाता है जिसको हम हैरिसन सल्कस कह रहे हैं। तो ये एक लीनियर किस्म का ग्रूव होता है लोअर रिब में अबव द कोस्टल मार्जिन एट द अटैचमेंट जहाँ पे डायाफ्राम की होती है, इसको हम कहते हैं हैरिसन सल्कस। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊं तो ये वो ग्रूव है जो कि बना है हैरिसन सल्कस, हम इसको कहते हैं 6th इंटरकोस्टल में बनता है। और ये एस्थमा, सीवियर एस्थमा की वजह से इन द चाइल्डहुड या रिकेट्स की वजह से हैरिसन सल्कस डेवलप करता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फिगर में ये हैरिसन सल्कस दिखाया गया है। अगली है काइफोसिस। ठीक है, अपीयरेंस में आपने बैरल चेस्ट को रूल आउट करना है, पिजन चेस्ट तो नहीं है, फनल चेस्ट, हैरिसन सल्कस। फिर आपने अपीयरेंस में काइफोसिस भी देखनी है। काइफोसिस यानी एग्जेजुरेटेड फॉरवर्ड कर्वेचर जब हो जाता है स्पाइन का, तो उसको हम कहते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड, वो काइफोसिस है। जबकि स्कोलियोसिस जो है वो लेटरल बोइंग होती है। ठीक है, और स्काइफोस्कोलियोसिस एक कॉम्बिनेशन है दोनों शेप्स का, यानी उसमें फॉरवर्ड कर्वेचर भी होगा और लेटरल बोइंग भी होगी, तो काइफोस्कोलियोसिस। ये इडियोपैथिक भी हो सकता है या पोलियोमाइलाइटिस के सेकेंडरीली, या इवन जो मार्फन सिंड्रोम होता है उसमें भी काइफोस्कोलियोसिस डेवलप कर सकती है। ठीक है, सीवियर काइफोस्कोलियोसिस से लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए काइफोस्कोलियोसिस दिखाया गया, लेटरल बोइंग भी है और फॉरवर्ड कर्वेचर भी होगा। काइफोसिस स्कोलियोसिस पिक्चर देख लिया आपने। देन आपने चेस्ट वॉल पे लेजन्स भी देखनी होती हैं अपीयरेंस में। लेजन्स आपने चेस्ट वॉल पे लाजमी देखनी है कि कोई स्कार तो नहीं है पहली किसी थोरेसिक सर्जरी का, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन का स्कार, चेस्ट ट्यूब जो हम लगाते हैं न्यूमोथोरेक्स में या प्लूरल इफ्यूजन में। इसी तरह आपने जो सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें हमें प्रोमिनेंट वेन्स मिलती हैं, तो वेन्स भी आपने देखनी है। ये सारी अपीयरेंस हो गई जब आप इंस्पेक्शन में अपीयरेंस, ए से अपीयरेंस। बी से आता है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में आपने क्या चीज़ें देखनी है, एक तो आपने पेशेंट की रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी देखनी है, मोड ऑफ ब्रीदिंग देखना है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी यानी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आपने काउंट करना है वो 14 ब्रेथ पर मिनट होना चाहिए, 1 मिनट में 14 ब्रेथ। अगर वो ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो गया है, तो उसमें फीवर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एस्थमा, COPD, पल्मोनरी इडीमा, इन सारी कंडीशंस में रेस्पिरेटरी रेट जो है पेशेंट का 14 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड है। ठीक है, पल्मोनरी इडीमा में, इन्फेक्शन, एस्थमा, फीवर, COPD में। उसके बाद है मोड ऑफ ब्रीदिंग। मोड ऑफ ब्रीदिंग याद रखिएगा कि मेन में यूजुअली एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, जिसमें एब्डोमिनोथोरेसिक का मतलब है कि एब्डोमिन जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा इंस्पायरेशन के दौरान ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम नीचे जाता है जिसकी वजह से फिर एब्डोमिन बाहर आएगा, तो उसको हम कहते हैं एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग मेन में। और ये नॉर्मल पैटर्न रिवर्स हो जाएगा, यानी थोरेको एब्डोमिनल हो जाएगा जब पेशेंट को अगर पेरिटोनाइटिस है या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उसका SITs की वजह से ज़्यादा हो गया है या गैशियस डिस्टेंशन की वजह से ज़्यादा है, तो वो थोरेको एब्डोमिनल हो जाएगा। ठीक है, पहले एब्डोमिन नॉर्मली बाहर आता है इंस्पायरेशन पे। वुमेन में नॉर्मली यूजुअली थोरेको एब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो रही होती है, क्योंकि वो अपने इंटरकोस्टल मसल्स को यूज़ कर रही होती हैं, और इसीलिए रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो हैं प्रीडोमिनेटली उनकी थोरेसिक होती हैं।
ठीक है, थोरेको एब्डोमिनल। ये नॉर्मल पैटर्न, इनका रिवर्स होगा प्लूराइटिस अगर होगी फीमेल्स में, इंटरकोस्टल मसल्स की पैरालिसिस, या उनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस अगर डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये आपने ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है और मोड ऑफ ब्रीदिंग किस तरह का है, एब्डोमिनोथोरेसिस या थोरेको एब्डोमिनल। फिर चेस्ट मूवमेंट्स आती हैं, सी से चेस्ट मूवमेंट में आपने एसिमेट्री देखनी है चेस्ट वाल मूवमेंट की। ठीक है, कोई साइड ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है, तो एसिमेट्री चेक करनी है। यूनिलेटरल अगर डिमिनिश्ड मूवमेंट है एक साइड की, बिल्कुल नहीं हो रही डिमिनिश, इसका मतलब है कोई अंडरलाइंग वहाँ पे उस साइड पे लोकल लंग डिजीज़ है, जैसे कोई कंसोलिडेशन, कोलैप्स, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, अगर दोनों साइड की रिडक्शन है चेस्ट वाल मूवमेंट में बायलेटरली, तो इसका मतलब है डिफ्यूज़ कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, लाइक COPD या डिफ्यूज़ पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक हो गया, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई। अगला स्टेप होता है हमारा पल्पेशन। पल्पेशन में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपने एपेक्स बीट फाइंड करनी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एपेक्स बीट टू द साइड ऑफ लेजन may result from collapse of the lower lobe or by the localized pulmonary fibrosis। ठीक है, या तो उस लोअर लोब का कोलैप्स हो गया है या कोई वहाँ पे लोकलाइज्ड पल्मोनरी फाइब्रोसिस है जिसकी वजह से आपको डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट मिल रही है। एपेक्स बीट की अगर यानी टू द साइड ऑफ लेजन वो डिस्प्लेस हुई है, लेकिन अगर एपेक्स बीट अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लेजन हुई है तो उसका डिफरेंट कॉज हो सकता है। अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लंग लेजन वो मिलेगा हमें प्लूरल इफ्यूजन में या टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। ठीक है, तो आपने डिफरेंस याद रखना है कि एपेक्स बीट कहाँ डिस्प्लेस हुई है। टू द साइड ऑफ लंग लेजन में डिफरेंट कॉजेज़ हैं, कोलैप्स हो सकता है या पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और अवे फ्रॉम द लंग लीजन हमें इफ्यूजन में या टेंशन न्यूमोथोरेक्स में मिलता है। और एपेक्स बीट अगर इम्पाल्पेबल है तो उसके अलग कॉजेज़ हैं, वो ओवर इन्फ्लेटेड लंग हो सकता है, जैसे कि COPD में ओवर इन्फ्लेशन हो जाती है। ठीक है, तो पाल्पेशन में आपने एपेक्स बीट देखी। फिर आप आते हैं ट्रैकिया पर। ट्रैकिया की पाल्पेशन में सबसे पहले जो है आपने 4 फिंगर जो है राइट हैंड की अपनी वो पुश करनी है अप एंड बैकवर्ड फ्रॉम द सुप्रास्टर्नल नॉच अंटिल कि आपको ट्रैकिया फील नहीं होता। ठीक है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड आपने इसको फील करना है ट्रैकिया को पहले। अगर ट्रैकिया जो है एक साइड पे डिस्प्लेस हो गया है इट्स एज रादर देन इट्स मिडल, यानी वो मिडल में आपको महसूस नहीं हो रहा, साइड पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट फील होगी। और जो दूसरी साइड होगी वहाँ पे आपको लार्जर स्पेस मिलेगी, खाली जगह होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो अदर साइड पे बहुत ज़्यादा लार्ज एम्प्टी स्पेस होगी। ठीक है, सिग्निफिकेंट अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है ट्रैकिया की, इसका मतलब है कि अपर लोब ऑफ द लंग में कोई डिजीज़ है, तभी सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो अपर लोब की डिजीज़ को वो सजेस्ट करता है। कभी कभार ट्रैकिया जो है वो मेडियस्टिनल मास की वजह से भी डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे अगर कोई लिम्फोमा है या कार्सिनोमा जो मेडियस्टिनम में बना है, तो इस तरह के मेडियस्टिनल मास में भी हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो ट्रैकियल डिस्प्लेसमेंट अगर टू द साइड ऑफ लंग लेजन हुई हो तो वो कौन सी कंडीशन है, जैसे लंग अपर लोब का अगर कोलैप्स हो या जिस साइड पे फाइब्रोसिस होगी तो उस साइड पे उस लेजन वाली ही साइड पे ट्रैकिया डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लेजन डिस्प्लेस करे ऑपोजिट साइड पे, तो इसका मतलब है उस वाली साइड पे कोई प्लूरल इफ्यूजन है, तभी ये ऑपोजिट साइड पे चला गया है, या वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, तो इसके भी कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेक्स बीट पाल्पेट की, फिर ट्रैकिया पे आ गए, अब आता है ट्रैकियल टग। जब आपने फिंगर्स जो है ट्रैकिया पर रखी अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच और उसको फील किया कि ट्रैकिया जो है इन्फीरियरली मूव कर रहा है विथ ईच इंस्पायरेशन, जैसे जैसे इंस्पायर कर रहा है वो ट्रैकिया नीचे जा रहा है इंस्पायरेशन से, तो इसको हम कहते हैं ट्रैकियल टग, जो मैंने आपको बताया कि सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन होता है। ठीक है, ये साइन है ऑफ ग्रॉस ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द चेस्ट। ओवर इन्फ्लेशन का भी ये साइन है, क्योंकि एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जैसे COPD में ओवर इन्फ्लेशन होती है, तो ये साइन हमें मिलता है ट्रैकियल टग। फिर चेस्ट मूवमेंट्स को भी आपने पाल्पेट करना होता है। किस तरह करना होता है, आपने जो अपने हैंड्स हैं वो फर्मली चेस्ट वॉल पे रखने होते हैं और फिंगर्स को एक्सटेंड करना होता है अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने रखना होता है दोनों हाथों को। थंब जो है वो ऑलमोस्ट मीट करें इन द मिड लाइन, और वो लिफ्ट होने चाहिए स्लाइटली ऑफ द चेस्ट सो दैट दे आर फ्री टू मूव विथ रेस्पिरेशन। जैसे जैसे पेशेंट रेस्पायर करता जाएगा तो आपके वो थंब और फिंगर्स जो है इस तरह से स्लाइटली मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने चेक करना होता है।
तो जैसे ही पेशेंट डीप ब्रीथ इन करेगा तो थंब जो है मूव करेंगे सिमेट्रिकली अपार्ट फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। ब्रीथ इन करेगा पेशेंट तो थंब जो है इस तरह से अपार्ट मूव करेंगे। रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट अगर एक साइड पे है तो इसका मतलब है उस साइड पे लेशन है। जैसे अगर आपने इस तरह से चेस्ट मूवमेंट्स को पाल्पेट किया तो ये वाला इस तरह से मूव किया, लेकिन ये इस तरह से सिर्फ मूव हुआ, ठीक है। फिर यूँ हुई मूवमेंट, इसका मतलब है इस साइड पे कोई ना कोई लेशन है, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, उस साइड पे कंसोलिडेशन, कोलैप्स, न्यूमोथोरैक्स या लोकल फाइब्रोसिस हो सकती है। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये बैक साइड पे भी जो है चेस्ट मूवमेंट्स चेक की जा रही हैं, इसी तरह फ्रंट साइड पे भी चेक होंगी। एक्सहेलेशन और मैक्सिमल इनहेलेशन पे अपार्ट मूव होंगे। ऑलराइट, सबसे पहले एपेक्स बीट देखी, फिर ट्रैकिया पाल्पेट किया, देन ट्रैकियल टग, उसके बाद आई चेस्ट मूवमेंट्स। चेस्ट मूवमेंट्स के बाद अब आपने चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो चेक करनी होती है। अब देखिए एग्जामिन कैसे करनी है हमने चेस्ट एक्सपेंशन को, ये हम मेजरिंग टेप की मदद से करते हैं। बिलो द निपल टेप रखनी होती है और चेस्ट एक्सपेंशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन याद रखिएगा मोर देन 5 सेंटीमीटर होती है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपायरेशन, और इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और लेस देन 2 सेंटीमीटर या उससे भी लेस अगर आ रही हो तो उसको हमने एबनॉर्मल कहना है, ठीक है। इंस्पायरेशन में जो भी अगर आ रही है फाइंडिंग रीडिंग वो 5 सेंटीमीटर इंस्पायरेशन पे ज़्यादा होगी बनस्बत एक्सपायरेशन पे, लेकिन अगर वो 2 सेंटीमीटर आ रही है या उससे भी कम आ रही है तो मतलब कोई मसला है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी इशू है। रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन यानी जनरलाइज प्रोसेस इन्वॉल्विंग द लंग दैट रिस्ट्रिक्ट देयर एक्सपेंशन, जैसे ब्रोंकियल एस्थमा में एम्फाइसीमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इनमें एक्सपेंशन कम हो जाती है, फाइब्रोसिस में, एम्फाइसीमा, एस्थमा में। वो कंडीशन जो रिब्स की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, तो उससे भी एक्सपेंशन रिड्यूस होगी। आपने एक्सपेंशन चेक कर ली, अब आप आ जाते हैं टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस पे। ये क्या होता है? वोकल फ्रेमिटस एक्चुअली वॉइस साउंड्स होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं चेस्ट वॉल की तरफ, ठीक है। बोलने पर चेस्ट वॉल पर आएंगी और उनको हम पाल्पेट भी कर सकते हैं एज अ लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। पाल्पेट कैसे करना है? हमने चेस्ट वॉल को पाम से, या देखिए इस फिगर में भी अल्नर जो एस्पेक्ट है हैंड का, उससे पाल्पेट करना है। इस तरह से हैंड रख के हमने पाल्पेट करना है, जबकि पेशेंट को हम कहेंगे कि आप रिपीट करें 99 या 3 ठीक है। उर्दू में 3 बोले या 99 बोले, तो इसमें नून नून जिस वर्ड में आता है वो वर्ड्स हमने उसको बोलना है कि आप रिपीट करें, 3 बार बोलें। तो फिर हमने दोनों साइड्स को जो है कंपेयर करते जाना है, ऊपर फिर बीच में इस तरह से कंपेयर करके चेक करते जाना है कि वोकल फ्रेमिटस जो है, टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस चेक करना है। अगर हमें ज़्यादा मिल रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो कंसोलिडेटेड जो एरिया होगा उसमें ज़्यादा हो जाएगा फ्रेमिटस। अगर कम हो रहा है तो उसमें प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, इफ्यूजन में या प्लूरल थिकनिंग जो है उनमें हमें डिक्रीज मिलता है टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस। तो टैक्टाइल फ्रेमिटस में इसने यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल जो लंग होता है हमारा, वो पाल्पेबल वाइब्रेटरी सेंसेशन को चेस्ट वाल की तरफ ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रेमिटस। और ये हम अल्नर एस्पेक्ट ऑफ बोथ हैंड को हमने फर्मली अगेंस्ट द साइड ऑफ द चेस्ट रखना होता है, जबकि पेशेंट ने वर्ड्स बोलने होते हैं जैसे 99, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुई पाल्पेशन। सबसे पहले एपेक्स बीट, फिर ट्रैकिया, ट्रैकियल टग चेक किया, चेस्ट मूवमेंट्स चेक की, मूवमेंट्स दोनों हाथ से जो कर रहे थे, फिर चेस्ट एक्सपेंशन इन स्टेप से की, टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस चेक किया। देन अगला स्टेप परकशन जो है, ये एक असेसमेंट टेक्निक है जो प्रोड्यूस करती है साउंड बाय एग्जामिनर टैपिंग ऑन द पेशेंट चेस्ट, ठीक है। चेस्ट पे टैप करना होता है, चेस्ट वॉल पे, और फिर साउंड जो प्रोड्यूस होंगी उनको असेस करना होता है। जस्ट लाइटली टैपिंग on a container with your hands produces various sound. So tapping on the chest produces sound based on the amount of air in the lungs, ठीक है। जितनी एयर है उस हिसाब से फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, ये वाला फिनोमेना है इसमें। तो हमने लंग फील्ड्स को परकस करना होता है अल्टरनेटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फिर हमने कंपेयर करना होता है दोनों साइड्स को। याद रखिएगा हमने इंटरकोस्टल जो स्पेसेस होती हैं उनके ऊपर जो है परकस करना होता है और रेजोनेंस को नोट करना है, परकशन को फील करना है, ठीक है। मिडिल फिंगर जो है वो हमने फर्मली चेस्ट वाल के ऊपर रखनी है अलोंग द इंटरकोस्टल स्पेसेस, ठीक है। यहाँ यूँ होती है इंटरकोस्टल, तो इस तरह से ही फिंगर्स रखनी होती है, और फिर टैप ओवर करना होता है डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट विद मिडिल फिंगर ऑफ द ऑपोजिट हैंड, ठीक है। ये जो है ऑपोजिट हैंड की जो है मिडिल फिंगर से हमने जो डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट है उससे जो है यूँ परकस करना होता है,
ठीक है, इस तरह। तो मूवमेंट जो है टैपिंग की वो रिस्ट से आनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जब भी आप इस तरह से परकस करेंगे तो ये वाला जो हैंड है ये रिस्ट जॉइंट से आपका जो है यूँ मूवमेंट होना चाहिए, पूरा हाथ उठा के नहीं करना, सिर्फ रिस्ट जॉइंट जो है आपका मूव करेगा। स्टैंड ऑन, इसके अलावा 2 to 3 टाइम्स इन अ रो आपने टैप करना है, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स। डू नॉट लीव द परकसिंग फिंगर ऑन द चेस्ट, अदरवाइज यू विल डैम्पन द साउंड। यानी जब आपने यूँ परकस किया तो यूँ छोड़ नहीं देनी फिंगर, उसको उठाना है, अगर छोड़ दिया तो वो डैम्पन करेगा साउंड को। स्टैंड ऑन वन साइड and with your flat hand tap the chest from top to bottom and from side to side and compare। ठीक है, इस तरह से टॉप टू बॉटम हमने जाना है और फिर साइड टू साइड और साइड टू साइड, फिर हमने कंपेयर करना है, इस साइड को इस साइड से कंपेयर करना है। परकस द चेस्ट फ्रॉम फ्रंट, लेटरली एंड पोस्टीरियरली, तीनों साइड से करेंगे। पोस्टीरियर एग्जामिनेशन के लिए फिर हमने पीछे जाना होगा पेशेंट के, और पेशेंट को अपनी आर्म्स जो है वो शोल्डर तक यूँ क्रॉस करनी होगी, ठीक है। ये मैन्यूवर जो है इससे विंग ऑफ द स्कैपुला जो है हमें मिलता है, और पोस्टीरियर जो थॉरैक्स है वो एक्सपोज होता है। तो ये देखिए एंटीरियर चेस्ट पे जो है एंटीरियर और लेटरल चेस्ट को इस तरह से हमने परकस करना है। पीछे जब हम जाएंगे तो पोस्टीरियरली हमने इस तरह से शोल्डर पे यूँ परकस करना है तीनों जगह पे, और यूँ डाउनवर्ड आना है, कंपेयर करते जाना है, ठीक है। पोजीशन परकशन की दो साइड्स की हमने इस तरह से फॉलो करनी है। जो एंटीरियर चेस्ट है, मैं आपको फिगर दिखाऊं तो एंटीरियर चेस्ट में आपने क्लेविकल्स को करना है परकस, फिर इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन को, और सेकंड से लेके जो 6th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ तक, क्लेविकल, इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन और सेकंड से लेके 6th इंटरकोस्टल तक। लेटरल चेस्ट में आपने क्या करना है कि 4th से लेके 7th इंटरकोस्टल तक, 4th से 7th, ये पॉइंट्स आपने याद रखेंगे। 4th इंटरकोस्टल से 7th इंटरकोस्टल, यहाँ पर आपने क्लेविकल की परकस, इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन परकस किया, और जो इंटरकोस्टल्स हैं सेकंड से लेके 6th इंटरकोस्टल तक, ठीक है। देन पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे आए तो यहाँ पे आपने ट्रेपीजियस को परकस करना है, और फिर नीचे जो है लंग की एपेक्स तक परकस करते जाना है, अबव द लेवल ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इसके अलावा एट द इंटरवल ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग बिलो द लेवल ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला डाउन टू द 11th रिब। यानी आपने ट्रेपीजियस पहले परकस किया और फिर आपने लंग एपेक्स तक परकस किया, नीचे गए, ठीक है। इसके अलावा आपने एट द लेवल ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला आपने परकस किया। उसके बाद एट द लेवल ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला आपने किया। उसके बाद 4 to 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, उससे बिलो स्टार्ट करके 11th रिब तक आपने करते जाना, यहाँ यूज़ कंपेयर करते जाना, ठीक है। तो परकशन नोट की बात करें तो हमें जो कैरेक्टर है वो हाइपर रेजोनेंट भी मिल सकता है, डल भी मिल सकता है, या स्टोनी डल। बहुत ज़्यादा हाइपर रेजोनेंट होता है जब बहुत ज़्यादा एयर हो अंदर लंग्स में, लाइक हाइपर इन्फ्लेशन हो, जो कौन सी कंडीशन में होती है, एम्फाइसेमा, एस्थमा, न्यूमोथोरेक्स, तो हाइपर रेजोनेंट मिलेगा। या बहुत ही वेरी थिन जो पीपल होते हैं उनमें। डल नोट मिल रहा है तो इसका मतलब है अंदर कंसोलिडेशन हो सकती है, कोलैप्स हो सकता है, या फाइब्रोसिस, ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी भी कॉज है। स्टोनी डल बिल्कुल स्टोन की तरह वो प्लूरल इफ्यूजन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्टोनी डल नोट। परकशन यहाँ कंप्लीट हुई। इसके बाद हमने करनी होती है अस्कल्टेशन, ठीक है। अस्कल्टेशन का ऑब्जेक्ट यही होता है कि हमने क्वालिटी ऑफ ब्रेथ साउंड जो है वो सुनने होते हैं, इंटेंसिटी क्या है ब्रेथ साउंड की, और उनमें कोई एडिड साउंड तो ऐड नहीं है, ठीक है। क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड एडिड साउंड्स। तो एरियाज ऑफ अस्कल्टेशन हमें पता होने चाहिए, जहाँ पे हमने स्टेथ जो है रखना है, एंटीरियरली, लेटरली और पोस्टीरियरली ही करेंगे। तो एंटीरियरली हमने जो है अबव द क्लेविकल डाउन टू द 6th रिब जो है अस्कल्टेट करना होता है। फिगर देखें, ये होता है अपर लोब, मिडल लोब, और यहाँ पे लोअर लोब होगा, ठीक है। तो हमने जब भी अस्कल्टेट करना है तो क्लेविकल से ऊपर हम स्टार्ट करेंगे और डाउन टू द 6th रिब तक हमने करना होता है। लेटरली जब भी हम अस्कल्टेट करेंगे तो हमने एक्जिला से स्टार्ट करना है और 8th रिब तक अस्कल्टेट करना है। पोस्टीरियरली हम डाउन टू द लेवल ऑफ 11th रिब तक अस्कल्टेट करते जाएंगे स्टेथ से, और वो भी कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। कैसे हम ब्रेथ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, मैकेनिज़्म पता होना चाहिए कि जब भी हमारे वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो ऑफ एयर होता है लैरिंग्स के थ्रू ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो वो ट्रांसमिट होंगे अलॉन्ग द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई थ्रू द लंग्स टू द चेस्ट वॉल। अब इनका जो पैसेज है
नॉर्मल लंग्स में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पैटर्न साउंड का डिक्रीज़ होता है। सिंस नॉर्मल एल्विलाई एक साइलेंसर की ही तरह एक्ट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए नॉर्मली जो है ये डिक्रीज़ मिलते हैं हमें, और ये नॉर्मल एल्विलाई पुअरली ही साउंड को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जब हम स्टेथोस्कोप से चेस्ट वाल पे सुन रहे होते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक रसलिंग साउंड सुनाई दे रही होती है, जिसको हम कहते हैं वेजिकुलर ब्रीदिंग। ठीक है, एक किस्म की स्टेथ से जो साउंड हमें सुनाई देती है रसलिंग किस्म की, वो वेजिकुलर ब्रीदिंग कहलाती है नॉर्मली जो हमें मिलती है। तो साउंड जो है वो सिमिलर है बिल्कुल, जिस तरह एक हवा का झोंका जो है वो पत्तों में से रसल करता जा रहा हो, उस तरह की साउंड मिलती है। इसकी इंटेंसिटी जो है इंक्रीज़ होगी इंस्पायरेशन के दौरान, स्टेडीली इंक्रीज़ होगी, और फिर वो क्विकली फेड कर जाएगी अवे ड्यूरिंग द फर्स्ट 1/3 ऑफ द एक्सपायरेशन, वो फेड करेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्रेथ साउंड जो है इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। अब जब ये एल्विलाई एक नॉर्मली साइलेंसर की तरह एक्ट कर रहा है, जब भी नॉर्मल फंक्शन एल्विलाई का लॉस्ट हो जाएगा तो ये सॉलिड हो जाते हैं एल्विलाई इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पंजी। ठीक है, इन कंसोलिडेशन देयर साइलेंसिंग इफेक्ट इज लॉस्ट एंड साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ब्रोंकाई आर ट्रांसमिटेड टू द चेस्ट वॉल विदाउट फिल्टर्ड बाय एल्विलाई। अब वो साउंड एल्विलाई से फिल्टर नहीं हो रही, और उसको फिर हम कहते हैं ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ठीक हो गया, जब भी एल्विलाई डैमेज होंगे तो फिर ये ब्रोंकियल ब्रीदिंग प्रोड्यूस होती है, जबकि नॉर्मली वेजिकुलर थी। तो ये नोट करना चाहिए कि अगर ब्रोंकियल ब्रीदिंग एब्सेंट है तो इसका मतलब नहीं है कि कंसोलिडेशन रूल आउट हो गई, वही कंसोलिडेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ ब्रेथ साउंड, एक होती है नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग, दूसरी ब्रोंकियल ब्रीदिंग। नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग की क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए, जब आप अस्कल्टेट करेंगे तो कैसी मिलेगी आपको। जो मेजर नॉर्मल ब्रेथ साउंड होता है जो मोस्ट ऑफ द लंग्स में हमें मिलता है, वो यही वेजिकुलर ब्रीदिंग होता है। ठीक है, तो ये लाउड होगा और लॉन्गर होगा। देखें, इंस्पायरेशन पे ज़्यादा सुनाई हमें लाउडर इंस्पायरेशन पे करेगा, और ये लॉन्गर होगा बनस्बत इस एक्सपायरेशन के। देखें, लॉन्ग टाइम तक हमें जो सुनाई देगा। एक्सपायरेशन देखिए इसकी शॉर्ट होगी और वो सॉफ्ट होगी देन द इंस्पायरेशन, और इन दोनों के दरमियान कोई भी गैप नहीं होगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दरमियान। तो ऐसी साउंड मिले तो वो है नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग। ब्रोंकियल ब्रीदिंग में अब क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन देखिए सेम इंटेंसिटी की होती है, इनके दरमियान गैप भी होता है, थोड़ा गैप आएगा, पॉज आएगा, और वोकल रेजोनेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है टू अलो विस्परिंग पेक्टोरल की टू बी हर्ड। ठीक है, वोकल रेजोनेंस इतनी ज़्यादा होती है कि विस्परिंग पेक्टोरल की जो है, यानी जो भी बर्ड पेशेंट अगर विस्पर करेगा वो स्टेथोस्कोप की मदद से ईजीली जो है वो सुनाई देगा। तो ये हमें ब्रोंकियल ब्रीदिंग में मिलता है। एक और होती है ब्रोंको वेजिकुलर ब्रीदिंग। ये एक्चुअली मिक्सचर होता है पिच ऑफ द ब्रोंकियल एंड वेजिकुलर ब्रेथ साउंड्स का। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पीरियड उसमें भी इक्वल ही होते हैं, और उसके दरमियान लेकिन पॉज हमें मिलेगा, इसमें भी पॉज होगा। ठीक है, तो ये जो है ना ब्रोंको वेजिकुलर ब्रीदिंग, जिसमें मिक्सचर मिल रहा है दोनों का, ये नॉर्मल ही होती है। और साउंड जो है ये नॉर्मल साउंड है, बेस्ट हमें फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिलती है। वैसे तो नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग है, लेकिन ये हमें फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में नियर द ट्रैकिया एंटीरियरली हमें ब्रोंको वेजिकुलर ब्रीदिंग मिलती है, एंड बिटवीन द स्केपुला, दोनों स्केपुला के बीच में पोस्टीरियरली। तो ये ब्रोंको वेजिकुलर ब्रीदिंग अगर हमें कहीं और पे मिल रही है इन जगहों से अलग, तो उसका मतलब है यहाँ पेशेंट को कंसोलिडेशन है और वो नमूनिया हो सकता है। ठीक है, जिसमें मिक्सचर में दोनों का बीच में पॉज भी हो और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का पीरियड एक जितना हो, इक्वल हो। तो अस्कल्टेशन में ये तीनों जो है क्वालिटी ऑफ ब्रेथ आपने याद रखनी है। इसके अलावा होती है एम्फोरिक या कैवर्नस ब्रीदिंग। ये हॉलो ब्रीदिंग है जो कि हमें लार्ज कैविटी के ऊपर जो है वो सुनाई दे, हॉलो किस्म की, खोखली किस्म की, जिसको हम कहते हैं। ये ब्रोंकियल ब्रीदिंग की ही तरह होता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी हॉलो होगी, जिस तरह खोखला कोई चीज़ हो जिसमें से हम सुन रहे हो, उस तरह की, उसको हम एम्फोरिक या कैवर्नस ब्रीदिंग कहेंगे। तो अब जो ब्रोंकियल ब्रीदिंग थी जिसके बीच में हमें गैप मिल रहा था, दोनों की जो है ड्यूरेशन भी एक जितनी थी ब्रोंकियल, उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो कॉमन उसका कॉज इस तरह लंग कंसोलिडेशन, नमूनिया वगैरह हो सकता है। अनकॉमन कॉज में ये फाइब्रोसिस में भी हमें मिलती है, अबव द प्लूरल इफ्यूजन मिलेगी, और कोलैप्स्ड लंग विथ पैटेंट ब्रोंकस, ब्रोंकस उसका बिल्कुल पैटेंट है, लंग कोलैप्स कर जाए तो उसमें भी ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिलती है। तो हमने क्वालिटी ऑफ ब्रेथ साउंड देखा पहले अस्कल्टेशन पे, फिर हम देखते हैं कि ब्रेथ साउंड्स की इंटेंसिटी कैसी है। ठीक है, वो नॉर्मल भी हो सकती है, रिड्यूस्ड भी हो सकती है इंटेंसिटी। काजेज़ उसके फॉलोइंग है, अगर दोनों साइड पे उसकी ब्रेथ साउंड की इंटेंसिटी जो है हमें डिक्रीज्ड मिल रही है तो वो एम्फाइसीमा है।
क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा है, एक्यूमुलेट हो गई है, ब्रेथ साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहे। थिक चेस्ट वॉल है, ठीक है, या अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हुआ है तो बायलेटरल डिक्रीज़ होगा। यूनिलेटरल में अगर डिक्रीज साउंड्स हैं इंटेंसिटी में, वो प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, न्यूमोथोरेक्स, नमूनिया, लार्ज नियोप्लाज्म, पल्मोनरी कोलैप्स, ठीक है, जिसको एटेलेक्टेसिस कहते हैं। देन एडिड साउंड, हमने कहा अस्कल्टेशन में हमने एडिड साउंड देखने होते हैं, जिसमें आ जाते हैं वीजेस एंड रोंचाई, क्रेपिटेशंस, ठीक है, प्लूरल रब, वोकल रेजोनेंस, स्ट्राइडर, ये एडिड साउंड्स हैं। वीजेस या रोंचाई क्या होते हैं? अभी मैं आपको इसके साउंड सुनाती हूँ वीजेस या रोंचाई की। ये म्यूज़िकल या विस्लिंग साउंड्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं जब एयर का पैसेज हो नैरोड एयरवेज से, ठीक है। वो नैरो एयरवे क्यों हुए हैं? किसी सिक्रीशन की वजह से, स्पाज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन है या फॉरेन बॉडी है। मोस्ट कॉमनली एस्थमा में इस तरह के नैरोड एयरवे से जब एयर पास होती है तो इस तरह के साउंड प्रोड्यूस होती हैं, वीजेस या रोंचाई, ठीक है। Ronchi should be timed in relation to respiratory cycle. They may be heard in the expiration or inspiration or both. However, इंस्पायरेटरी रोंचा इंडिकेट सिवियर एयरवे नैरोइंग। वैसे तो दोनों में ही मिल सकते हैं, लेकिन इंस्पायरेशन में अगर रोंचा मिल रहा है तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर एयरवे नैरोइंग हुई है, ठीक है। एस्थमा में रोंचा जो है मेनली वो एक्सपायरेशन पे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सपायरेटरी होते हैं, लेकिन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में दोनों पे मिलेगा, इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन पे, ठीक है। रोंचा जनरलाइज्ड भी हो सकते हैं एस्थमा में और COPD में, या वो लोकलाइज्ड किसी एरिया में भी हो सकते हैं, किसी पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस में, जैसे अगर कोई फॉरेन बॉडी है या कोई ट्यूमर है, कोई फिक्स्ड लेजन है, उसकी वजह से वो लोकलाइज्ड एरिया में सिर्फ होंगे। जनरलाइज पूरे लंग में हमें मिल रहे हैं तो एस्थमा या COPD हो सकता है। तो ये टेबल है जिसमें कॉजेज़ हैं रोंचा या वीज़ के ऑन अस्कल्टेशन। जनरलाइज्ड हमें मिल रहे हैं वो एस्थमा हो सकता है, पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा या लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। लोकलाइज्ड एरिया पे सिर्फ सुनाई दे रहे हैं तो बाकी लंग में हमें नॉर्मल कोई एडिड साउंड नहीं मिल रहा, तो लोकलाइज्ड है यानी रोंचा, वो ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, ट्यूमर या कोई फॉरेन बॉडी। अगली जो है एडिड साउंड, उसको हम कहते हैं क्रेपिटेशंस, जिसमें क्रैकल्स या रेल्स भी हम इसको कह सकते हैं। इसकी साउंड देखिए, क्रेपिटेशंस क्या होती हैं? इनको बबलिंग साउंड्स जो है लंग पे अगर प्रोड्यूस हो अस्कल्टेशन पे तो उनको हम क्रेपिटेशंस कहते हैं, बबल्स की तरह। उसमें दो टाइप्स हैं, या तो कोर्स क्रेपिटेशंस हमें मिल सकती हैं या फाइन क्रेपिटेशंस, इनमें डिफरेंस है। कोर्स क्रेपिटेशन जो है बबलिंग होती है एयर की थ्रू सिक्रीशंस इन द मेजर एंड डायलेटेड ब्रोंकाई, ठीक है। जो मेजर ब्रोंकाई होते हैं और डायलेटेड हैं, जिस तरह ब्रोंकिक केसेस में डायलेशन होती है तो उनमें हमें कोर्स क्रेपिटेशन मिलेगी। या पल्मोनरी कैविटीज़ हैं उनमें, तो इस तरह की जो क्रेपिटेशन है वो कोर्स होती हैं, या तो डिक्रीज़ होंगी इन नंबर या डिसअपियर हो जाएंगी टेम्परेरीली जब पेशेंट कफ अप करेगा, ठीक है। कफिंग पर उनका नंबर भी डिक्रीज़ हो सकता है क्रेपिटेशन का, या टेम्परेरीली वो डिसअपियर हो जाएंगी। लेकिन जो फाइन क्रेपिटेशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जब एक्सप्लोजिव रीओपनिंग हो during inspiration of the peripheral small airway which have become occluded during expiration पे वो small airways बंद हो गए थे, occlude हो गए थे, लेकिन एक्सप्लोजिव किस्म की उनकी रीओपनिंग हो इंस्पायरेशन के दौरान, तो उससे जो क्रेपिटेशन प्रोड्यूस होगी वो फाइन क्रेपिटेशन है, ठीक है। वो बंद थे, ब्लॉक थे, फिर एक्सप्लोजिव रीओपनिंग हुई तो क्रेपिटस प्रोड्यूस हुआ, वो फाइन क्रेपिटस। इस तरह की जो क्रेपिटेशन है वो कफिंग से भी चेंज नहीं होगी, ना ही डिसअपियर होगी, और ये जो लोअर पार्ट ऑफ द लंग होता है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं फाइन क्रेपिटस। पैरेन्काइमल लंग डिजीज़ में होते हैं, जैसे एलर्जिक एंड फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस में हमें मिलेगा फाइन क्रेपिटस। इंटरस्टिशियल पल्मोनरी इडीमा में अर्ली नमूने कंसोलिडेशन जब हो अर्ली। इसके अलावा मिलियरी टीबी में भी फाइन क्रेपिटेशन होता है, ठीक है। ये मेनली जो सेकंड हाफ ऑफ द इंस्पायरेशन होता है, जिसको हम एंड इंस्पायरेटरी कहेंगे, कि फाइन क्रेपिटेशन एंड इंस्पायरेटरी, यानी सेकंड हाफ ऑफ द इंस्पायरेशन पे मेनली ऑडिबल होते हैं। तो अगर इनके साउंड देखें, सबसे पहले कोर्स क्रेपिटेशन,
जो मेजर ब्रोंकाई में इनमें पल्मोनरी कैविटीज़ में हो रहे थे और कफिंग से सही हो रहा था, उसकी साउंड किस तरह होगी। और फाइन क्रेपिटस, ठीक है, फाइन क्रेपिटस शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इंस्पायरेशन पे होता है, ठीक है। तो ये आ गया इसमें क्रेपिटेशंस में डिफरेंस। कॉजेज़ एंड क्रेपिटेशन या क्रैकल्स के क्यों होते हैं ये, या तो ये एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल होगा, अर्ली इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी, या इंस्पायरेटरी ओनली। तो सिर्फ एंड इंस्पायरेटरी इंस्पायरेशन के बाद हो रहा है, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द इंस्पायरेशन में, तो वो पल्मोनरी इडीमा में होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से हुई हो, फाइब्रोजिंग एल्वेलाइटिस में, एस्बेस्टोसिस में भी एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल होंगे, जो कि दोनों साइड पे हमें बायलेटरली बेजल हमें मिलते हैं ज़्यादातर। अर्ली इंस्पायरेशन पे और एक्सपायरेशन पे भी क्रैकल्स मिल रहे हैं, तो वो ब्रोंकिटिस कॉज हो सकता है उसका, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे, और ये लोकलाइज्ड कोर्स क्रेपिटस होंगे, ठीक है। इंस्पायरेटरी क्रैकल्स नमूनिया में, और ये भी लोकलाइज्ड होंगे। उसके बाद उस अस्कल्टेशन पे एक और एडिड साउंड है प्लूरल रब। प्लूरल रब क्या होता है, लेदरी या क्रीकिंग साउंड है, जो जब विजरल प्लूरा पैराइटल प्लूरा के ऊपर रब करती है, दोनों सरफेसेस जब रफंड हो फिब्रिनस एक्सुडेट की वजह से और आपस में रब करें, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं प्लूरल रब, ठीक है, विजरल और पैराइटल प्लूरा के रबिंग की वजह से। ये दो सेपरेट स्टेजेस पे हमें हर्ड होता है इन द रेस्पिरेटरी साइकिल, टूवर्ड द एंड ऑफ इंस्पायरेशन एंड जस्ट आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा, ये आपने याद रखना है स्टेजेस, एक तो इंस्पायरेशन के एंड पे और बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरेशन में के बाद जो है हमें मिलेगा। और बेस्ट हर्ड व्हेन द पेशेंट टेक्स अ डीप ब्रीदिंग। प्लूरल रब हम प्लूरिसी वाले एरियाज़ पे हमें सुनाई देगा। इस तरह से अस्कल्टेशन पे कुछ हमें प्लूरल रब मिलता है। देन आता है वोकल रेजोनेंस। वोकल रेजोनेंस में वही बात की जिस तरह हम टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस कर रहे थे, यहाँ पे भी हमने पेशेंट को बोलना था कि आप 99 बोलें, और हमने उसके ईच पार्ट ऑफ द चेस्ट को अस्कल्टेट करते जाना है। जो कंसोलिडेटेड एरिया होगा वहाँ पे नंबर जो है वो क्लियरली ऑडिबल हमें होगा, अच्छे से सुनाई देगा, बिल्कुल इस तरह कोई सख्त टेबल पे हम टैप करें तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। तो कंसोलिडेटेड एरिया हमें क्लियरली ऑडिबल होगा, जबकि जो नॉर्मल लंग है वहाँ पे साउंड नॉर्मल वाले पे मफल्ड होती है। अगर जो है वोकल रेजोनेंस प्रेजेंट है तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग जो है वो हमें मिलेगी, ये याद रखिएगा। कभी कभार वोकल रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इतना कि जो पेशेंट विस्पर करता है जो वर्ड्स स्पीच, वो हमें क्लियरली डिस्टिंक्टली हमें अस्कल्टेशन पे सुनाई देगी। जब अस्कल्टेशन पे हमें उसके विस्पर्ड वर्ड सुनाई देते हैं अच्छे से, उसको हम कहते हैं विस्परिंग पेक्टोरल की, ठीक है। देन लास्ट है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जो है हाई पिच्ड म्यूज़िकल वीज होता है, जो सजेस्ट करता है ऑब्स्ट्रक्टेड ट्रैकिया या लैरिंग्स, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे एंजियोएडिमा जैसी कंडीशन है उनमें स्ट्राइडर प्रोड्यूस होता है, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। मेन एयरवे जो है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ये हमें ट्रैकिया के ऊपर ज़्यादा लाउडेस्ट सुनाई देता है स्ट्राइडर, और इंस्पायरेशन के दौरान। इंडिकेटिव है, अगर स्ट्राइडर है पेशेंट को, ये इंडिकेटिव है कि इसको सीरियस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है फ्रॉम सीवियर कंडीशन जैसे एपिग्लोटाइटिस, अ फॉरेन बॉडी लॉज्ड इन द एयरवे, ठीक है, या लैरिंजियल ट्यूमर भी हो सकता है वो। ये आवाज़ थी स्ट्राइडर की, ठीक है। तो यहाँ पर एडिड साउंड भी कंप्लीट हुई। तो नॉर्मल पहले हमने क्वालिटी ऑफ साउंड देखनी होती है, नॉर्मल वेजिकुलर है या ब्रोंकियल ब्रीदिंग है, ब्रोंकियो वेजिकुलर, एम्फोरिक जिसको कैवर्नस कह रहे हैं। फिर हमने इंटेंसिटी देखनी होती है साउंड की, एडिड साउंड देन लास्ट में हमने देखने होते हैं। अस्कल्टेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। देन उसके बाद एग्जामिनेशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लीट होती है जब हम जो उससे रेलेवेंट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और हर सिस्टम में ये हमने करनी होती है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो मेनली कंप्राइज करती है हैंड्स और हेड की एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने अपीयरेंस देखनी है। पहले तो हमने पेशेंट को देखना है कि उसमें जो है साइंस ऑफ डिस्निया है रेस्ट पर, ठीक है। रेस्टिंग पे उसको डिस्निया के साइन हो रहे हैं, जैसे उसको टैकिपनिया हो रहा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट 14 ब्रेथ पर मिनट से ऊपर तो नहीं है,
और वो अपने एक्सेसरी मसल्स को यूज़ कर रहा है। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, स्केलिनियस, ट्रेपीजियस, ये एक्सेसरी मसल्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, जबकि एब्डोमिनल मसल और जो लेटिसिमस डोर्सा है ये एक्सपायरेशन के दौरान एज ए एक्सेसरी मसल्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपने देखना है वो यूज़ कर रहा है। दूसरा, आपने ब्रीदिंग का पैटर्न नोट करना है, ठीक है। चेन स्टॉक्स ब्रीदिंग, यानी चेन स्टॉक जो पीरियड ऑफ ब्रीदिंग पीरियड है, चेन स्टॉक ब्रीदिंग में यानी जो पेशेंट है उसका ब्रीदिंग अल्टरनेट करेगी विथ एपनिया एंड हाइपर एपनिया, यानी एक टाइम पे पेशेंट एपनिक है बिल्कुल और एट द सेम टाइम वो दूसरे टाइम पे वो हाइपर एपनिक है। इस वीडियो में भी देखें। ठीक है, डीप रैपिड ब्रीदिंग यानी हाइपर वेंटिलेशन कर रही है, डीप रैपिड, और उस फिर ये देखिए कम्प्लीटली उसकी नो ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एपनिया हो रहा है, तो उसको कहते हैं चेन स्टॉक ब्रीदिंग, ये आपने देखना होता है। दूसरा, कुस्मोल्स ब्रीदिंग यानी डीप रैपिड रेस्पिरेशन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है ड्यू टू कीटो एसिडोसिस या यूरीमिया की वजह से कुस्मोल ब्रीदिंग होती है, जो रैपिडली होती है और डीप रैपिड रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं कुस्मोल ब्रीदिंग। इसी तरह अगला पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग आपको हाइपर वेंटिलेशन भी मिल सकता है, रैपिड और शैलो ब्रीदिंग, ठीक है। रैपिड और शैलो ब्रीदिंग रिजल्टिंग इन एल्कलोसिस, टेटनी, यूजुअल कॉजेज एनजाइटी, ठीक है। इसमें रैपिड तो है लेकिन शैलो ब्रीदिंग है। कुस्मोल ब्रीदिंग में डीप रैपिड जो है, जिस तरह हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी मिलता है रैपिड लेकिन डीप, हाइपर वेंटिलेशन में शैलो ब्रीदिंग होगी, टेटनी हो सकता है, एल्कलोसिस या एनजाइटी। अटैक्सिक ब्रीदिंग भी आपने देखना है कि इसमें ऐसा होता है कि इरेगुलर इन टाइम एंड डेप्थ सीन इन द ब्रेन स्टेम डैमेज, ठीक है। ब्रेन स्टेम डैमेज में हमें अटैक्सिक मिलेगा, चेन स्ट्रोक हमें सेरेब्रल हेमरेज या ट्रॉमा में मिलता है, और अटैक्सिक ब्रीदिंग हमें ब्रेन स्टेम डैमेज में। पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग के अलावा आपने अपीयरेंस में कैरेक्टर ऑफ कफ भी चेक करना है और कंटेंट ऑफ स्पुटम क्या है वो भी नोट करना है। नंबर 4, आपने एग्जामिनेशन में स्ट्राइडर एंड हॉर्सनेस को भी चेक करना है कि पेशेंट को है। अपीयरेंस के बाद हैंड्स में हमने क्लबिंग देखनी होती है। क्लबिंग क्या होता है, जो डिस्टल पार्ट है फिंगर्स के या टोज़ के, वो सॉफ्ट टिश्यू इंक्रीज़ होने की वजह से इस तरह स्वेल अप हो जाते हैं, इसको कहते हैं क्लबिंग, ठीक है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो उसका नहीं पता, लेकिन ये हाइपोक्सीमिया के रिस्पॉन्स में होते हैं। अननोन ह्यूमरल सब्सटेंस रिलीज़ होता है जो फिंगर टिप्स पे वेसल्स हैं उनकी डायलेशन करवा देता है, या टोज़ की वेसल की डायलेशन, तो उससे इंटरस्टिशियल इडीमा होगा, इंटरस्टिशियल इडीमा होती है, और दूसरा कि सबकुटेनियस टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है। तो यूजुअली ये पहले तो इंडेक्स फिंगर में अपीयर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी नोट करना है कि COPD जो है वो याद रखिएगा क्लबिंग नहीं करवाता, लेकिन अगर पेशेंट को COPD है और उसको क्लबिंग हुई है तो फिर हमने उस केस में मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना है, ठीक है। क्लबिंग ट्यूबरकुलोसिस में वेरी रेयर है। क्लबिंग के अलावा इसके कॉजेज़ जो वाइवा में पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट के, और अदर कॉजेज़ रेस्पिरेटरी के अलावा क्या कॉजेज़ हैं क्लबिंग के, तो रेस्पिरेटरी में एक तो अगर ब्रोंकियल कार्सिनोमा हो, इंट्राथोरेसिक पस है, लाइक जैसे ब्रोंकिक्टेसिस में पस होती है, इम्पाइमा में, लंग एब्सेस में, तो पस की प्रेजेंस में। इसके अलावा फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस में भी फिंगर क्लबिंग होती है। कार्डियोवास्कुलर कॉजेज़ में एक तो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ क्लबिंग करवाते हैं, दूसरा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सिरोसिस ऑफ लिवर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़, सीलिएक डिजीज़, इनमें क्लबिंग मिलती है। कंजेनिटल जो है वो फैमिलियल क्लबिंग भी कॉज है फिंगर क्लबिंग का। अब ग्रेडिंग भी की जाती है क्लबिंग की, 4 ग्रेड्स होते हैं। एक तो जो नेल एंगल ऑफ नेल बेड है वो अगर ओब्लिटरेट हो जाए, ठीक है। दूसरा हम फ्लक्चुएशन टेस्ट करते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ नेल बेड। नंबर 3, इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द नेल स्पेशली इन द लॉन्ग एक्सिस, उसका कर्वेचर अगर इंक्रीज़ हो। एंड नंबर 4, ड्रम स्टिक अपीयरेंस होती है, बिल्कुल ड्रम स्टिक्स की तरह स्वेलिंग हो जाती है पल्प ऑफ फिंगर की इन ऑल इट्स डायमेंशन, तो वो ड्रम स्टिक की तरह अपीयर होता है। यहाँ देखिए फिगर में ये नॉर्मल नेल है लेकिन यहाँ पे क्लब्ड नेल है। डिफरेंस देखें तो इसमें जो है नेल बेड का जो एंगल है वो लॉस हो गया, और इसके अलावा नेल का कर्वेचर भी इंक्रीज़ हो गया है। तो 4 ग्रेड्स होते हैं। पहले में सिर्फ जो है एंगल लॉस होता है, दूसरे में फ्लक्चुएशन हमें मिलती है, फ्लक्चुएशन जो है वो लॉस होती है, थर्ड में जो है कर्वेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन फोर्थ में बिल्कुल ड्रम स्टिक अपीयरेंस हो जाती है।
हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, कुछ केसेस होते हैं क्लबिंग के जिनमें साथ में पेशेंट को हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी होती है, जिसमें क्या होता है, जो पेरीओस्टियल इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेरीओस्टियम की इन्फ्लामेशन होती है डिस्टल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पे, स्पेशली जो रिस्ट है, एंकल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल बोन्स, उनकी जो है पेरीओस्टियल इन्फ्लामेशन होगी विथ रेडियोलॉजिक एविडेंस ऑफ सब पेरीओस्टियल न्यू बॉर्न फॉर्मेशन। ठीक है, रेडियोलॉजी पे हमें न्यू बॉर्न फॉर्मेशन का भी एविडेंस मिलता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। इसमें भी पेशेंट को क्लबिंग होती है। पेनफुल होते हैं लार्ज जॉइंट, नी, रिस्ट, एंकल, और पेरियोस्टाइटिस भी होती है, इन्फ्लामेशन होती है लॉन्ग बोन्स की, पेरियोस्टियम की, और क्लबिंग होती है। टार स्टेनिंग, एग्जामिनेशन में आपने रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी के एग्जामिनेशन है उसमें टार स्टेनिंग के जो साइंस हैं, स्टेनिंग ऑफ नेल्स ड्यू टू टार दैट रिजल्ट फ्रॉम सिगरेट स्मोक, वो भी नोट करना है। फ्लैपिंग ट्रेमर, फ्लैपिंग ट्रेमर हम कैसे चेक करते हैं, हमें पेशेंट को कहना होता है कि अपनी रिस्ट को डोर्सी फ्लेक्स करे, बिल्कुल इस तरह से जो डोर्सी फ्लेक्स करेगा, और आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड होंगी और स्प्रेड गए अपनी फिंगर्स। ठीक है, फ्लैपिंग ट्रेमर में इस तरह से यूँ फ्लैपिंग होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन इन COPD में सीवियर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो तो फ्लैपिंग ट्रेमर कंप्लेन होती है पेशेंट को। साइन हमें मिलेगा एग्जामिनेशन पे। अपीयरेंस के बाद हैंड्स के एग्जामिनेशन के बाद हेड एंड नेक में हमने क्या देखना होता है, कंजेशन एंड एडिमा। सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन जो है, जो मोस्टली ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की ही कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें फेस की हमें पफीनेस मिलती है पेशेंट में, और उसकी जो जगलर वेन से वो डिस्टेंडेड होंगी, फेस भी कंजेस्टेड होगा, एडिमा होगी कंजक्टाइवा की, जिसको कीमोसिस कहते हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स मिलेंगे। कोर पल्मोनल, राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो पल्मोनरी पैथोलॉजी की वजह से हो, तो उसमें भी JVP रेज्ड होगी, टेंडर हेपेटोमेगेली, पीडल एडिमा, ये साइंस मिलेंगे। साइनोसिस हमने चेक करनी है। साइनोसिस में सेंट्रल साइनोसिस जो है बेस्ट डिटेक्ट होती है जब हम टंग को इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस टंग पे भी मिलती है, लिप्स, नेल्स, वाइल जो पेरिफेरल साइनसिस है वो सिर्फ हमें नेल्स पे मिलेगी, टंग पे हमें वो कभी नहीं मिलती, पेरिफेरल वाली। साइनोसिस तब एविडेंट होगी जब ये वाइवा में भी पूछा हो जाता है कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो ब्लड में, तो तब जो है हमें साइनोसिस क्लिनिकली अपेरेंट होती है, जब 5 ग्राम पर डेसीलीटर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो। साइनोसिस यूजुअली ऑब्वियस होता है जब आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन बिलो 90 फॉल करेगी उस पर्सन में जिसमें हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम हो गई है। अनीमिया वाले पेशेंट, उनमें साइनोसिस नहीं होती जब तक कि ग्रेटर लेवल ऑफ आर्टीरियल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट ना हो, तब तक नहीं होगी, जब बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेस्पिरेटरी कॉज क्या हो सकता है सेंट्रल साइनोसिस का, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़, एस्थमा, नमूनिया, पल्मोनरी इन्फाक्शन एंड एक्सेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी सेंट्रल साइनोसिस करवाता है। ये कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी कॉजेज़ ऑफ सेंट्रल साइनोसिस। टेबल में कॉजेज़ हैं सेंट्रल साइनोसिस के जिसमें आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो, या पेरिफेरल साइनोसिस के कॉजेज़ जिनमें आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल होता है। तो सेंट्रल जो साइनोसिस है जिसमें आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसमें अक्यूट और क्रोनिक कॉजेज़ है। अक्यूटली अगर सीवियर निमोनिया डेवलप हुआ हो, सीवियर एस्थमा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, अक्यूट ऑनसेट वाली डिजीज़ में इनमें आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है और सेंट्रल साइनोसिस होती है। क्रोनिक में अगर COPD हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, राइट टू लेफ्ट कार्डियक शंट, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, इसमें भी आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज़, मेथिमोग्लोबिनीमिया, सेल्फ मेथिमोग्लोबिनीमिया। देन जो पेरिफेरल साइनोसिस के कॉजेज़ हैं जिनमें आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नॉर्मल ही रहेगा, उसके बावजूद पेशेंट को जो साइनोसिस डेवलप कर रही है उसमें डिफरेंट कॉजेज़ आते हैं। उसमें एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से, ऑल कॉजेज़ ऑफ सेंट्रल साइनोसिस कॉज पेरिफेरल साइनोसिस, वो भी एक उसमें कॉज आता है। शॉक में, ठीक है, आर्टीरियल या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो, या वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन जैसे रेनॉल्ड फिनोमिना, तो उस वजह से आर्टीरियल ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नॉर्मल है लेकिन पेरिफेरी में साइनोसिस डेवलप होगी पेशेंट को, तो उसके डिफरेंट ये कॉजेज़ है। वेजोकॉन्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, शॉक, या कॉमन जो कोल्ड एक्सपोजर टू कोल्ड।
एंड लास्ट हमने लिम्फ नोड भी एग्जामिन करने होते हैं, सर्वाइकल एंड सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, जो कि कार्सिनोमा में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिम्फ नोड्स में हमने सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविकुलर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एग्जामिन करने होते हैं, क्योंकि वो कार्सिनोमा, लिम्फोमा और ट्यूबरक्लोसिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिगर में देखें डिफरेंट जो है लिम्फ नोड दिखाए गए हैं जो हमने एग्जामिन करने होते हैं, लाइक प्री ऑरिक्यूलर, टॉन्सिलर, सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, इसी तरह एंटीरियर सर्वाइकल एज वेल एज जो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई। अब उस पूरी एग्जामिनेशन का थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन का। ठीक है, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन होती है, उसमें हमने अपीयरेंस देखनी होती है, पेशेंट की लुक भी देखनी है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है उसको। ठीक है, फिर हमने शेप एंड सिमेट्री जो है उसमें देखना होता है, उसकी अपीयरेंस देखनी होती है, चेस्ट की शेप एंड सिमेट्री, जिसमें नॉर्मल भी हो सकता है, बैरल, पिजन चेस्ट, फनल चेस्ट। ठीक है, हैरिसन सल्कस देखना है, काइफोसिस हम देखते हैं, लेजन ऑफ द चेस्ट वॉल में कोई स्कार सर्जरी का या चेस्ट ट्यूब का और प्रोमिनेंट वेन्स। फिर ब्रीदिंग चेक करनी होती है कि उसमें अपीयरेंस में इंस्पेक्शन में ही आता है, ABC था ब्रीदिंग में, रेस्पिरेटरी रेट कितना है और उसका पैटर्न क्या है ब्रीदिंग का, वो नॉर्मल है, कुस्मॉल है, चेन स्ट्रोक या अटैक्सिक ब्रीदिंग। ठीक है, सारी टाइप्स मैंने एक्सप्लेन की। मोड ऑफ ब्रीदिंग क्या है, एब्डोमिनोथोरेसिक या थोरेको एब्डोमिनल। चेस्ट मूवमेंट फिर हम देखते हैं कि वो यूनिलेटरल हो रही है या बायलेटरली जो है वो डिमिनिश्ड हो रही है चेस्ट मूवमेंट, या एक साइड की दोनों साइड की। ठीक है, ये इंस्पेक्शन होती है पूरी। शेप एंड सिमेट्री, ब्रीदिंग एंड चेस्ट मूवमेंट। पाल्पेशन पे हम एपेक्स बीट, ट्रैकिया, चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट एक्सपेंशन जो इंच टेप से हो रही थी, और टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस चेक करेंगे। परकशन में क्या होता है कि नॉर्मल, रेजोनेंट, हाइपर रेजोनेंट या डल और इम्पेयर्ड या फिर स्टोनी डल हमें रेजोनेंस जो है परकशन नोट मिलता है, तो वो हमने चेक करना होता है किस तरह का मिल रहा है। अस्कल्टेशन पे हमने क्वालिटी ऑफ ब्रेथ साउंड देखनी है कि वो वेजिकुलर है, ब्रोंकियल या एमोर्फिक। ठीक है, इसके साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ ब्रेथ साउंड भी देखनी होती है कि वो नॉर्मल है इंटेंसिटी या रिड्यूस्ड है। एडिड साउंड भी चेक करेंगे, रोंचाई, ये क्रेपिटेशन, प्लूरल रब, वोकल रेजोनेंस, इस तरह के कोई भी अगर एडिड साउंड मिल रहे हैं। अस्कल्टेशन में 3 मेन चीज़ें होती हैं, क्वालिटी ऑफ ब्रेथ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ ब्रेथ साउंड एंड एडिड साउंड। लास्ट में आता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें जनरल अपीयरेंस हमने देखना है पेशेंट का कि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा, जिसमें उसको डिस्निया हो सकता है, टैकेप्निया, एक्सेसरी मसल का यूज़ करेगा, और उसका पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग क्या है। ठीक है, हैंड्स में और नेक, हेड एंड नेक देखना होता है। हैंड्स में हम देखते हैं क्लबिंग, साइनोसिस, स्टेनिंग ऑफ द नेल्स और फ्लैपिंग ट्रेमर्स। हेड एंड नेक में हमने कंजेशन एंड एडिमा देखना है, साइनोसिस, सर्वाइकल एंड सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी जो है एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।